डायरेक्ट सेलर सरकार के लिए जीएसटी, इनकम टैक्स और टैक्स कलेक्शन का एक सोर्स बन चुके हैं, तो क्यों नहीं रोजगार हो सकता? ये बिल्कुल रोजगार का एक मौका ये तो है। बात मतलब कंपनियां टिकती नहीं, पैसा लेके भाग जाएंगी, जो भी कुछ है। तो क्या सर ये सही बात है? फिर डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या? पैसे इन्वेस्ट तो हो रहे हैं, जा कहाँ रहे ये नहीं पता है, इसीलिए सरकार इसको बोल रही इलीगल, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है इसकी। सब बोलते हैं सिस्टम में, और सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। क्या कोई बंदा अगर ज्वाइन होता है तो क्या सही में करोड़पति बन जाता है? टोटल फेक नैरेटिव है। मैं व्यूअर्स को एक बात बोलना चाहूंगा, 500 सब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट सेलिंग को कवर करने के लिए, 500 प्लस टॉपिक्स। 3 बंदे को जोड़ो, पहला चेक पाओ। क्या उसी वीडियो की बात कर रहे हो? और मैं आपको एक बात बता दूं, मीम्स बनाने वालों, इनकी मीम्स में अगर इतना दम होता तो कभी ये टॉपिक का सहारा नहीं लेते। तो मैं बहुत हैरान हो गया था कि मतलब डायरेक्ट सेलिंग से रोल्स रॉयल्स लेना बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो 3 जोड़ने वाली मीम्स आ रही है, आपने भी मुझसे कहा, एक मीम्स मैंने देखी थी जिसमें वो गाय भैंस की जगह में बैठ के बोलता हाँ करोड़पति बनने वाला है। हाँ। ये इंडस्ट्री तकरीबन 100 साल पुरानी है इंडिया में। तो सर आपकी अभी टीम कितनी है? ऑफिशियली अनऑफिशियली मैं देखूं तो लगभग 70,000 प्लस की मेरी टीम हो चुकी है। 70,000 की टीम आपके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है मेरे चैनल द स्टोरीज स्पीक में। कहानियां बोलती है। ठीक इसी तरह अपनी कहानियों को लेकर आज के हमारे गेस्ट है यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत से लोगों के आइडियल और डायरेक्ट सेलिंग में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले इंजीनियर प्रमोद सिंह। हेलो सर। हेलो एवरीवन। हाय सौरभ। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, एज यूजुअल जैसा मैं रहता हूँ। तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था आपको लेके, क्योंकि मेरा दोस्त जो गुलशन है वो जब भी मुझे को कोई परेशानी होती है तो मुझे समझाता है। तो मैंने उसका ज्ञान देखता था, बहुत ज्यादा ज्ञान लेता था आपसे। शायद वो आप ही के बारे में बताता था कि मेरे सर ऐसे है, आपके लाइफस्टाइल के बारे में, आपका माइंडसेट के बारे में तो बहुत ज्यादा बताता था। मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता था कि मैं कभी ना कभी तो मिलूंगा उनसे, उनका माइंडसेट देखूंगा कैसे, क्या सोचते हैं वो जीवन करियर के बारे में, क्या उन्हें ऐसा क्या कि मैं भी तो कुछ जानूं कि आखिर मेरा जो दोस्त है वो इतना मोटिवेट हुआ। तो आप बताइए सर अब। मोटिवेशन तो मैं नहीं बोलूंगा गुलशन, पहले तो गुलशन के बारे में बताने के पहले सौरभ की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके चैनल में आकर। और मैं सबको यही बोलूंगा कि आई एम प्रमोद सिंह, बेसिकली आई एम नोन एज अ इंजीनियरिंग गाय एंड आई बिलोंग्स टू भोपाल, मध्य प्रदेश, द मेट्रो ऑफ द कैपिटल ऑफ एमपी। एंड माइंड सेट की बात मैं जरूर करूंगा सौरभ, और मुझे अभी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि सुबह मेरी बात हुई थी कि लाइक हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, और मैं अपने इवेंट के लिए आया था। तो सुबह आपके लिए बात हुई है पॉडकास्ट के लिए, और दोपहर में मैं इवेंट कर रहा था। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये नेचुरल फिनोमिना जैसा हो गया। कि मुझे ये नहीं पता है कि ये पॉडकास्ट होने वाला था, ये आपके शहर में आने के बाद मुझे पता चला। और चूंकि ये बालाघाट में हो रहा है तो मेरा लगाव भी बहुत ज्यादा है यहाँ से। और जैसा कि आपने गुलशन का नाम लिया, ही इज अ वेरी ग्रेटिट्यूडफुल गाय, ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय। तो हम उसे चॉकलेटी बॉय के नाम से बुलाते हैं, और मेरे छोटे भाई जैसा ही है वो। तो जब भी मेरी बात हुई उससे, तो उन्होंने आपका जिक्र किया कि एक स्टोरीज टेलिंग को लेकर आपने एक चैनल बनाया है, बेसिकली ट्रू स्टोरीज। उनका भी ये था कि सर ऐसा होगा, और कहीं ना कहीं मुझे ये बात मैच करती है कि जो आपके चैनल का सेंस है और जो मेरे लाइफ का माइंडसेट है, दोनों मैच खा रहा है। तो आज कहीं ना कहीं जो नेचुरल टॉक होने वाली है, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि यूजुअली क्या होता है, पॉडकास्ट प्री प्लान होता है। बट आई थिंक मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, दिस इज अ लाइव पॉडकास्ट एक्चुअली। तो इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएगी। और सौरभ, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मैं ना, मतलब उस तरीके से नहीं जाना चाहता हूँ, या उस तरीके से मैं पब्लिक के सामने नहीं आना चाह रहा हूँ पॉडकास्ट में, लाइक कि प्री प्लान था, या हम बहुत डेजिग्नेटेड लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। हम वैसे फ्रेंडली में बात करें, लाइक गुलशन का नाम लिया तो मैंने ये नहीं कहा ही वाज माय जूनियर एंड वी मेट एंड ऑल, ही इज लाइक अ ब्रदर, है ना। तो हम इसको फ्री हैंड टॉक करेंगे जिसमें शब्दों की कोई सीमा ना हो। यस सर, बिल्कुल। और फ्रीली टॉक करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली आपने माइंडसेट की बात कही थी, तो हाँ मैं ये मानता हूँ सौरभ की माइंडसेट इज एवरीथिंग। आज मैंने व्हाट्सएप में स्टेटस भी लगाया था। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि आप वही बनते हैं जो आपके दिमाग में होता है। बिल्कुल सर। और आपके दिमाग में वो होता है जिसके इर्द गिर्द आप घिरे हुए रहते हैं, सराउंड होती हैं आपकी चीजें। सपोज आप देखिए ना, अमेरिका में रहने वाले को इंग्लिश नहीं सिखाई जाती, और हिंदुस्तानी उसी के लिए पैसे खर्च करता, लेकिन हिंदुस्तानी को हिंदी नहीं सिखाई जाती और अमेरिका वाला उसके लिए पैसे खर्च करता। ये माइंडसेट का खेल है। माइंडसेट आता आप किससे मिले हैं, हालांकि हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मैं अक्सर ये कहता हूं सौरभ कि आपके 4 व्यक्ति कैसे हैं,
आपके 4 दोस्त, 5वें आप ऐसे बनने वाले हो। अब वो 4 आपके सिगरेट दारू वाले, बिल्कुल 4 पर्सनल लाइफ में एंगेज रहने वाले, 4 फिनेंशियली साउंड बंदे हैं, 4 ग्लैमर से अट्रैक्टिव बंदे हैं। किस सेगमेंट के साथ आपका माहौल है, ये डिसाइड करेगा कि 5वें आप कैसे बनने वाले हैं। तो मैं माइंड सेट को कहीं ना कहीं ऐसे देखता हूँ, और इसके लिए बहुत जरूरी है आपका सर्कल सही होना, सही व्यक्ति का चुनाव करना। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, लिमिटेड सर्कल में रहो, लेकिन वर्थी सर्कल में रहो। जैसे माइंडसेट की बातें चल रही थी सर, ठीक है, आपका शुरुआती माइंडसेट ऐसा ही था कि करियर को लेकर मुझे करियर में ये अचीव करना है? नहीं सौरभ, ये बात तो मैं नहीं बोलूंगा। एक्चुअली माइंडसेट और करियर की आपने बात की है और शुरुआत की बात की है, तो मैं अपना बिलोंगेशन आपको बता दूं। बेसिकली मैं जो मेरे साथ है वो तो जानते हैं, बट मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि मैं मां नर्मदा की पवित्र धरती अमरकंटक अनूपपुर का रहने वाला हूं। तो वो एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, और जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, वहां पे हमेशा रिसोर्सेज की कमी होती है। तो मैं भी वहीं पे पला बड़ा हूँ, तो मैं माहौल से मैं भी इंस्पायर था। मेरा बैकग्राउंड ये था सौरभ की, बहुत स्टार्टिंग एज में, आई थिंक 1.5 ईयर, 1.5 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो अस्थमेटिक अटैक था उनको। तो उस समय मुझे भी नहीं पता था, मैंने फोटो फ्रेम में उन्हें देखा है। तो चाइल्डहुड से मेरे साथ एक स्ट्रगलिंग लाइफ रही है, पर आज मेरे पास शब्द है स्ट्रगल, उस दिन मेरे पास नहीं था। तो बेसिक वे में ऐसा है कि सर्वाइविंग का भी दिक्कत था, मतलब सॉरी, जैसे कि ठीक है, चीजें थी बहुत, मैं ऐसी फैमिली से नहीं हूं जहां मजदूरी कर रहे हैं, पर ऐसा था कि चीजें हैं पर लाइफ स्टाइल के लिए नहीं थी। फीस है पर गवर्नमेंट स्कूल की है, प्राइवेट की नहीं है। बिल्कुल अच्छा सा खाना पीना है पर रेस्टोरेंट का नहीं है, घर का ही है। कपड़े हैं पर साल में एक बार नए मिलेंगे, बाकी जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। तो मैं उस बैकग्राउंड से था और मैं होटल लाइन का बंदा हूँ। तो मेरा जो माइंड सेट था वो होटल लाइन का था। ये समझा नहीं, होटल लाइन? होटल लाइन इन द सेंस ऑफ लाइक, कोई रेस्टोरेंट होता है, कैफेटेरिया होता है, उसका और छोटा फॉर्म है समोसा चाय कचौड़ी, जैसे रेडी बटती है, Family मिलती है business। ना। तो उस पे मैं था। एक्चुअली वो फैमिली बिजनेस भी नहीं था, फादर साहब उसमें इन्वॉल्व हुए थे किसी को देखकर, और भाई ने उसको प्रोसीड किया था। तो हम दोनों ने वही किया, सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, तो हमने वही काम किया था। तो मेरा जो बेसिक चाइल्डहुड टाइम था वहीं पे गया है। उसके साथ मैं एजुकेशन को मेंटेन करता था। तो मुझे ऐसा था कि बस पैसे चाहिए थे घर का खर्चा चलाने के लिए, कि जिंदा रहने के लिए भी पैसे चाहिए, और उसके लिए मैं फिर होटल लाइन में था, तो मैंने वहां से करियर को देखा। तो ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं था मेरी लाइफ में। तो It was आपने just a coincidence। आपने सर एजुकेशन अनूपपुर में की या उसके बाहर निकल गया था अनूपपुर? हाँ, मैं 12th तक की एजुकेशन मैंने अनूपपुर में की हुई है, और मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ। 8th तक मैंने सर्वोदय विद्या मंदिर विद द नेम प्राइवेट स्कूल था। 9th 10th मैंने सरस्वती शिशु मंदिर अनूपपुर से किया, और 11th 12th मैंने एक्सेलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल अनूपपुर से किया है। तो मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है, और उसी बीच में मैं अपनी शॉप पे भी काम करता था। बेसिकली कैटरिंग का भी काम हमारा था। ओके। तो वही काम मैं करता था, और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं बाहर निकला। सर कहाँ पर? आई वॉज इन भोपाल। मैं भोपाल आया था। भोपाल में आपने इंजीनियरिंग की? हाँ जी, भोपाल में इंजीनियरिंग। कौन सी कॉलेज से? I belongs from the TIT Bhopal, Technocrat Institute of Technology and Oh. Science Bhopal. I was passed out in 2013, 2013। सर शायद सर 2013 में इंजीनियर का तो बहुत ज्यादा स्कोप था, तो आपने इंजीनियरिंग क्यों नहीं चुना? बहुत अच्छा सवाल है सौरभ। 2013 में एक्चुअली क्रेज नहीं था, क्रेज था 2006 से। हाँ। आईटी की बाढ़ आई हुई थी। बिल्कुल। मतलब भोपाल में एक लाइन है कि पत्थर मारो तो इंजीनियर को पड़ता है। जी, भोपाल की लाइन है ना एक्चुअल में, और हम भी लग गए उसी लाइन में। अच्छा। एक्चुअली मंकी सी मंकी डू, बंदर को देख के बंदर रंग बदलता है। मेरे पूरे अनूपपुर वाले भोपाल इंजीनियरिंग करने गए। हाँ। तो वही बात है, शर्मा जी का बेटा गया, वर्मा जी का बेटा गया, मिश्रा जी का बेटा गया, तुम भी जाओ। हाँ। पैसे नहीं थे सर, लोन लेकर भेजा, परीक्षा पूर्ति करने के लिए मैं भी गया था। तो टीआईटी से किया मैंने, और 2013 में पास आउट हुआ। और ऐसा नहीं है सौरभ, मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट है, और 15 में मैंने एमबीए ड्रॉप किया है। मेरा मास्टर्स भी सेकंड सेम तक कंप्लीट है विद द सेम कॉलेज, टीआईटी भोपाल, वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कॉलेज इन एमपी। और इंजीनियरिंग मैंने कंटिन्यू की है। हाँ, एज अ करियर मैंने इंजीनियरिंग को नहीं चुना है, मेरा प्रोफेशन डायरेक्ट सेलिंग है सौरभ। कब से सर? इट वाज इन 16th of Jan 2010, 16 जनवरी 2010। आपने ऐसा क्यों चुना कि डायरेक्ट सेलिंग में मेरा करियर बन जाएगा करके? आप तो अच्छे खासे कॉलेज में भी थे, और आपको इंटेलिजेंट लोग आपके साथ में पढ़ते, क्योंकि देखा जाए तो इंजीनियर के जो बच्चे रहते, स्टूडेंट रहते, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहते, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिविटी सोचते रहते। सौरभ, मैं इस लाइन को थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपकी। इंजीनियर्स के बच्चे जो इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं बहुत ब्रिलियंट माइंड के नहीं होते। हाँ, पहले ये बात सही थी, बट अभी ऐसा है कि आजकल ना एक फ्लो सा आ गया, क्रेज है कि बाहर जाके पढ़ना है, कैसा भी है। बिल्कुल। तो आजकल तो स्कॉलरशिप में भी एडमिशन हो रहे हैं। मुझे आज भी याद है,
MPPET मध्य प्रदेश प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता था, आजकल JEE एडवांस है, बिल्कुल 92.92 मार्क्स लेकर आया था उस टाइम पे आउट ऑफ 200। तो मैंने टॉप 5 के अंदर उठाया था कॉलेज, और मैंने अपने कॉलेज की पहली सीट उठाई। तो इंजीनियरिंग का क्रेज था, लोन लेकर पढ़ाई की, तो बिल्कुल आप बोलेंगे क्रेज था, लेकिन बाद में बाढ़ आ गई और बाढ़ आई तो क्रेज खत्म हो गया। बिल्कुल एक्चुअली जिस फ्लो में इंजीनियर निकल रहे थे उस फ्लो में जॉब्स नहीं लग रही। अच्छा तो आपने जो मुझसे सवाल किया कि मैंने इंजीनियरिंग को क्यों नहीं चुना, सौरभ मैंने इंजीनियरिंग को चुना बट इंजीनियरिंग ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। सो टू बी वेरी फ्रैंक, ये बात बोलने वाली है कि हाँ मैंने पैसे भी लगाए, लोन भी लिया, इंजीनियरिंग भी की, बट इंजीनियरिंग से मेरा करियर बन सकता था, बट मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। और ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है इसमें सौरभ की, ये रैंडम था, लाइक कि मुझे कोई मिला, उसने बताया, मुझे उससे बात करके अच्छा लगा, और मैंने खर्चा निकालने के लिए शुरू किया था कि बस मुझे मंथली एक्सपेंसेस मिल जाए, बाकी मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूंगा। दैट वाज माय बिगिनिंग टाइम। क्या सर डायरेक्ट सेलिंग को लेके उस समय भी नेगेटिविटी फैली थी? बहुत 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 नेगेटिविटी। अभी देखा जा रहा है सर सोशल मीडिया में या लोगों के मन में डायरेक्ट सेलिंग को लेके नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। बोलते हैं कि कंपनियां भाग जाएंगी या बहुत सारी चीजें है कि मतलब कंपनियां टिकती नहीं, पैसा लेके भाग जाएंगी, जो भी कुछ है। तो क्या सर ये सही बात है? बहुत कुछ सही है और बहुत कुछ गलत है। मैं इसमें एक लाइन करेक्ट करना चाहूंगा सौरभ की 90% लोगों को यही नहीं पता होता कि लाइफ क्या है, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है। आपने मुझसे बात की कि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनीज भाग जाती है। मैं आपको बताऊंगा 2010 का जो टाइम था, मैं भी कहीं ना कहीं सुनकर गया था, तो मुझे कोई डील कर रहा था, और ये सच्ची घटना है। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने भी जुगाड़ किया, वही जो सबकी कहानी है मेरी कहानी, और टीवी सीरियल की भाषा में क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो सबके साथ हुआ वो मेरे साथ हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम थी सौरभ की, लोगों को ना एक्चुअल में सच्चाई नहीं पता। हर इंडस्ट्री का एक नॉलेज होता है, बिल्कुल सर, और अगर आप बिना नॉलेज के जंप करोगे तो आपका पिटना तय है। बिल्कुल ये वही बात है कि आप डायरेक्टर के हिसाब से मूवी प्ले नहीं करना चाह रहे हैं, आप अपने ही डायरेक्टर हो, अपने ही प्रोड्यूसर और खुद ही हीरो बन के मूवी करना चाह रहे हो, तो फ्लॉप होना तय है, पैसे भी डूबेंगे और फ्लॉप भी हो गए। तो ये एक मिथ है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल होते हैं और कंपनियां भाग जाती हैं। इसमें दो लाइन है सौरभ। हाँ, 2016 के पहले अगर मुझे कोई ये बात बोलता तो मैं बोलता यू वाज राइट। एज फॉर मी 2010 में ये था। पहले क्या था सौरभ, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट आपने छेड़ा है। इंश्योरेंस कर रहा है वो भी डायरेक्ट सेलिंग है, बिल्कुल। पहले इसका वर्ड ना नेटवर्किंग था, पहले डायरेक्ट सेलिंग नहीं था। ये 2016 से वर्ड आया है। सरकार का जिसपे ध्यान नहीं है, जिसपे कानून नहीं है, कोई नियम कायदे आपने नहीं बनाए हैं, तो जिसको जो मर्जी आता है वो करता है। पहले इंश्योरेंस को भी लोग डायरेक्ट सेलिंग बोलते थे, कोई कपड़े बेच रहा है वो भी डायरेक्ट सेलिंग है, कोई क्रिप्टो कर रहा है वो भी डायरेक्ट सेलिंग है, कोई किराए से मकान दे रहा है वो भी डायरेक्ट सेलिंग। यही नहीं समझ में आता था कि सच्चाई क्या है। अच्छा, तो जिसके पास स्किल है वो मूव ऑन कर जाता था, ही वाज सक्सीड, और जिसके पास स्किल नहीं है और नॉलेज नहीं है वो फेल करता था। तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, इसलिए इंडस्ट्री बदनाम हो गई। लेकिन 16 में जो पॉजिटिविटी आई, गवर्नमेंट की गाइडलाइन तो 2016 में आई, तो लोगों को अवेयरनेस आया, उसमें सेगमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने कि डायरेक्ट सेलिंग के एक्चुअल टर्म्स और नॉर्म्स क्या होंगे। एक नोडल अधिकारी इन्होंने नियुक्त किया, अपॉइंट किया हर स्टेट लेवल पे, जो इसको मॉनिटर कर रहे थे, और फिर उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस बने। तो जितनी फेक एंड फ्रॉड काम थे वो अलग हो गए और प्योर डायरेक्ट सेलिंग बची। लेकिन तब तक मार्केट इतना खराब हो चुका था, इस तरीके से बातें आ चुकी थी कि लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर था ना वो हिल चुका था। और सौरभ वही बात है कि अगर मोहल्ले में किसी एक को हार्ट अटैक आ गया है तो अगले दिन से पूरा मोहल्ला दूसरे दिन ग्राउंड में आपको दौड़ते हुए दिख जाएगा। बिल्कुल बात सही है, वही वाली बात। सर डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या? मैं कि बहुत लोगों से सुनता भी, जैसे आपसे भी सुन रहा हूँ, मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है, शायद बाकी जन को भी क्लियर ना हो या सभी को क्लियर ना हो। बिल्कुल सही सवाल किया आपने, और ये तो पिन पॉइंट है। डायरेक्ट सेलिंग का पहले इसका अगर पास्ट देखेंगे तो ये इंडस्ट्री कोई नई नहीं है। आप इसके लिए किताब ले सकते हैं, डॉक्टर उज्जवल पाटनी की जुड़ो जोड़ो जीतो। इस किताब में बकायदा क्लियरेंस दिया हुआ है, और आज बहुत सारी किताबें इस इंडस्ट्री को लेकर, बहुत सारे ऑथर आ चुके हैं, पोएट्री मेकर आ चुके हैं, स्टोरी टेलर्स आ चुके हैं, आप खुद ही पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों ने बहुत सारे पोस्ट और कोट्स बना बना के रखे हुए हैं, ट्रेनर्स हैं। ये इंडस्ट्री तकरीबन 100 साल पुरानी है इंडिया में। 100 साल। और एक्चुअल में इसको किसी नाम से अगर किसी ने जाना है तो 1960 से जानना चालू किया है। और इंडिया में जो इसका बूमिंग पॉइंट था, जब इसने रफ्तार पकड़ी, वो सन 2000 था।
मतलब मैं आपसे 24 साल पहले की बात कर रहा हूँ बिल्कुल सर। और मुझे 14 साल हो गए हैं, 14 ईयर, 24 साल पुराना, और वर्ल्ड लेवल पे 1960 से ये पॉपुलर है, पर एक्चुअल में लोगों के पास ये नॉलेज ही नहीं है। इस इंडस्ट्री की शुरुआती बेंचमार्क अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत सिंपल फॉर्म में अगर एक बच्चा भी जानना चाहे तो ये है कि अगर आप अकेले काम नहीं करना चाहते हैं, टीम बनाकर काम करना चाहते हैं, और बाद में आप अपने किए हुए काम को मॉनिटर करके पैसा कमाना चाहते हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू कम इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ग्रुप क्रिएट करने का काम है, जिसके लिए पूरी लायबिलिटी कंपनी और लीडरशिप की होती है। मतलब आप किसी कंपनी से एक प्रोडक्ट और एक प्लान लेते हैं जो जेन्युइन हो, और उस प्लान के थ्रू आप लोगों का ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसका प्रोडक्ट वर्थी होता है, प्लान जेन्युइन होता है, टर्म्स एंड नॉर्म्स को कंप्लीट करता है, और उसके थ्रू जो ग्रुप बनता है वो ग्रुप जितना एक्सपांड होता है, ग्रुप वर्किंग होती है, बिल्कुल उसके बिहाफ में आपको अर्निंग होती है। तो हमारी भाषा में सौरभ सिंपल कहते हैं कि अकेले काम नहीं करना है, टीम के साथ टीम काम वर्क। करना है, दैट इज अ डायरेक्ट सेलिंग। तो जो मिथ था वो 2016 में टूट गया था, और अब मैं लोगों को बोलूंगा कि हाँ, आप इसे नए सिरे से देखिए। जैसे आजकल शेयर मार्केट से हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले शेयर मार्केट लिमिटेड जगह पे थी, बिल्कुल सर। आजकल ना हर मोबाइल के अंदर हर है। मोबाइल। तो पहले जिन्होंने धोखा खाया है, हाँ। आज वो घुसने से भी कतराते हैं। ये बात सही है सर। लेकिन फिर भी इंडिया में शेयर मार्केट का क्रेज है, बिल्कुल तो वहां पे भी लोगों का कोलैप्स हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, लोगों ने सुसाइड भी किया है। बिल्कुल वो उतनी ही बदनाम है, लेकिन नए प्लेयर आज भी इन कर रहे हैं। तो सेम इन डायरेक्ट सेलिंग, बदनामी का कारण है कि पहले नेगेटिविटी ज्यादा थी, लोगों को नॉलेज नहीं था, हाँ। गवर्नमेंट का फोकस नहीं था। अब फोकस हो गया, 2016 से अप्रूवल्स आ गए, 2020 में इसके लिए लॉ आया है, और 2022 जून 2022 में गवर्नमेंट ने अपने गैजेटरी राजपत्र एक होता है, हाँ। लॉ बनकर आता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है, उसमें नेटवर्किंग वर्ड भी इन्वॉल्व कर दिया। सो इट्स अ लीगल लेजिटिमेट इंडस्ट्री। सर ये डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग सब ठीक है ये? हाँ, एक्चुअली क्या था कि इसका बाद में ना जैसे सेंस चेंज होता जाता है। हाँ। पहले एमएलएम के नाम से फेमस थी, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ओके यस। तो उसमें बहुत सारी चीजें थी, कोई अलग अलग प्लान लेकर आ रहा है। अगर हम अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि बाइनरी, फिर जनरेशन प्लान, हेक्सा प्लान, पिरामिड स्कीम्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। इन डीप हम बात करेंगे इस पे अगर हम आगे पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं तो। बिल्कुल। उसमें क्या था कि पहले इसे एमएलएम बोलते थे, फिर इसे नेटवर्किंग बोलने लग गए, फिर जब डायरेक्ट सेलिंग वर्ड गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ हाँ। कि कंपनी टू द कस्टमर, बेसिकली इसमें ना एडवर्टीजमेंट के पैसे बचते हैं। ओके बेसिक खेल इसका ये है ये समझा। कि कंपनी टू द कस्टमर, जब कंपनी से कस्टमर तक कोई चीज डायरेक्ट आएगी तो दैट इज अ डायरेक्ट सेलिंग। तो बीच का जो होलसेलर, रिटेलर, डीलर और कंज्यूमर, कंज्यूमर और कंपनी के बीच में जो 3-4 स्टेप्स हैं, इसके पैसे बचते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि टाटा का आईपीएल चल रहा है, बिल्कुल स्टैंपिंग में आईपीएल टाटा लिखा हुआ है बिल्कुल और टाटा पंच गिफ्ट में मिल रही है। तो वो टाटा लिखने का एडवर्टाइज एडवर्टीजमेंट का आईपीएल में ब्रांडिंग होती है। अभी आपने ओप्पो वीवो का देखा था, बाउंड्री की वॉल पे ओप्पो वीवो लिखा था, खासकर ओप्पो वीवो किसी फोन का था। Yes, तो उसके लिए ना पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मुझे आज भी ध्यान है, मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन आज से 3-4 साल पहले 1100 करोड़ रुपए में ब्रांड इंडोर्स हुआ था, इसलिए कि लोग इसे देखें और ये ब्रांड इंडिया में फेमस हो और वर्ल्ड लेवल में फेमस हो। और क्रिकेट बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है, बिल्कुल तो वो फेमस हो। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, बीच के स्टेप्स के पैसे बचते हैं, इसीलिए इसे डायरेक्ट सेलिंग नाम दिया गया। और ये नाम मैंने और आपने नहीं दिया है सौरभ, ये तो गवर्नमेंट ने दिया है कि भाई ऐसा ऐसा है और आप बिल्कुल। कीजिए। सो बिल्कुल नेटवर्किंग का ही नया नाम डायरेक्ट सेलिंग है, ओके बट ये जेन्युइन वे में है और ये प्यूरिफाइड हो चुकी है, निश है, आज की डेट में काम शुद्ध हो चुका है। ओके सर ये जैसे डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं ठीक है। बाहर इंदौर भी गया, शायद दिल्ली गया, तो मैंने देखा डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनियां खुली हुई है। अगर किसी नए व्यक्ति को अगर स्टार्ट करना है तो उसे ट्रस्टेबल कंपनी कैसे सिलेक्ट कर सकता है वो? बहुत सही सवाल, और मुझे लग रहा है कि हमारा पॉडकास्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है सौरभ, कि ये वो सवाल है जो इंडिया का सेंसेशन है। बिल्कुल सर। एक्चुअली में यहीं से फ्रॉड होता है और यहीं से लोग डाइवर्ट होते हैं। बिल्कुल तो मेरा ये मानना है कि आपको किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के पहले सबसे पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं हाँ। जिस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। ओके नंबर 1, आपको ना अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं और क्या उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म सही है या नहीं। पहले आपको प्लेटफॉर्म देखना है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो मैं इन्वॉल्व हो रहा हूं ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। इसके लिए आप बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं, खासकर जब आप अपने सीनियर से मुलाकात कर सकते हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री से करियर बनाया है। आप मिल सकते हैं अपने पेरेंट्स से या उस व्यक्ति विशेष से जिसे इसका एक्सपीरियंस है। ओके डायरेक्ट सेलिंग को चुनने के पहले
जब अपने मूड बना लिया कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, मैंने देखा है, तो अब मैं कौन सी कंपनी में जाऊं जो जेन्युइन है और ट्रूली वर्क कर रही है। बिल्कुल। तो सबसे पहले देखना होता है कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी कितने समय से एग्जिस्ट कर रही है, कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। ज्यादातर लोग ना हवा में पैसे निकाल देते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो एक कंसेप्ट हो गया कि आपको पहले इन्वॉल्व होने के पहले थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, वहां अगर किसी ने इस इंडस्ट्री का पॉजिटिव एक्सपीरियंस रखा है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, तो आप उससे मिलिए। फिर आप कंपनी का बैकग्राउंड देखिए, कंपनी कब से एग्जिस्ट कर रही है, उसके एमडी का बैकग्राउंड देखिए। आप ज्यादा हो सके तो कंपनी को ऑफलाइन में जाकर देख कर आइए, उसकी वर्किंग स्ट्रेटजी देखिए, वहां की लीडरशिप देखिए। फिर कंपनी का प्लान समझिए। जब आपने प्रोडक्ट देख लिया, कंपनी देख लिया, तो प्लान समझिए कि क्या ये जो प्लान मुझे मिल रहा है ये बाइनरी है, हेक्सा है या डिफरेंशियल है। बाइनरी मतलब 2 लेग का प्लान, बाइनरी मतलब 2 लेग, एक लेफ्ट एक राइट, इसको बोलते हैं एक ए फ्रेंचाइजी और बी फ्रेंचाइजी। दूसरा होता है डिफरेंशियल, इसमें डिफरेंस का पैसा मिलता है। फिर हेक्सा प्लान आता है और बहुत सारे प्लान्स होते हैं। इंडिया में बेसिकली 2 चल रहे हैं। तो पहले आप कंपनी बैकग्राउंड देखिए, फिर प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है ये देखिए, रीचेबिलिटी है नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट है या नहीं है, ट्रांसफरेबल है या नहीं है। फिर प्लान देखिए आप कि जो प्लान आपको दिखाया जा रहा है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर कोई आपको पैसे के बदले पैसा दे रहा है तो समझिएगा फ्रॉड है। अगर कोई आपको फिक्स इनकम दे रहा है तो भी समझिएगा लफड़ा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नॉर्म्स में लिखा है यू कैन नॉट पे अ फिक्स इनकम। आपके पास एक फिक्स प्लान होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ये होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बाकी मेरा ये मानना है कि डिफरेंशियल और बाइनरी अगर मैं अंदर जाऊं, है ना, आप इसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो मैं इस पे बता सकता हूं। तो आप इंटरेस्टेड हैं डिफरेंशियल और बाइनरी बताओ। मैंने कहा एक डिफरेंशियल प्लान होता है, एक बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान में 2 लेग चलानी होती है, और डिफरेंशियल प्लान जिसको हम जनरेशन प्लान भी बोलते हैं वो मल्टी लेग प्लान होता है। आप चाहे जितनी उतनी लेग ओपन कर सकते हैं। डिफरेंशियल में क्या होता है कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में गैप होता है। जिस दिन आपका डाउन का बंदा आपके लेवल जितना क्रैक कर गया या उतनी इनकम में आ गया तो फिर आपकी इनकम 0 हो जाती है। नाम से क्लियर डिफरेंशियल, जी हाँ, कि डिफरेंस का ही पैसा मिलेगा। फिर मल्टी लेग सिस्टम होता है, 1 2 3 4 5 अप टू जितनी आप ओपन कर ले। कई लोग 3 चलाते हैं, कई 5 चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सपोज डाउन लाइन ने कोई रैंक हासिल की और उसका डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज है 32, अपलाइन का भी 32, तो अब उसके सीनियर को पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि डाउन लाइन को उतना मिल रहा है ना, तो अब डिफरेंस बचा ही नहीं, वो लास्ट था। तो वो एक और लेग ओपन करता है। इसमें लीडरशिप वीक हो जाती है। जाहिर सी बात है, जिस घर में 2 बच्चे हैं उनकी परवरिश अच्छे से होगी, या जिस घर में 8 बच्चे हैं उनकी परवरिश अच्छे से होगी? 2 बच्चे जिस घर, तो बस 2 बच्चे वाला बाइनरी। तो एक बाइनरी प्लान होता है। बाइनरी में लीडरशिप बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि अल्टीमेटली जो सीनियर होता है वो नीचे तक अनलिमिटेड डेप्थ तक मैनेज करता है, क्योंकि उसको पता है ये नेटवर्क मेरा और मुझे इससे पैसे आने हैं। और 2 बच्चे हैं तो मैनेजेबल ज्यादा होगा, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, उसे अच्छे से खिलाया जा सकता है, उसका भरण पोषण अच्छे से किया जा सकता है। फिर इसमें आपको देखना है कि अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा है कि नहीं। डेप्थ मतलब होता है कितने लेयर तक आप जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेप्थ। यहाँ एक वर्ड होता है डेप्थ, डेप्थ ऑफ नेटवर्किंग बोलते हैं इसे। ये डुप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ नेटवर्किंग। मैं व्यूअर्स को एक बात बोलना चाहूंगा, 500 सब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट सेलिंग को कवर करने के लिए, 500 प्लस टॉपिक्स। बहुत है। हाँ, ये अपने आप में सर एमबीए है। अभी जो सलोनी यूनिवर्सिटी एमबीए प्रोग्राम लेके आ रही है, डीयू यूनिवर्सिटी लेके आ गई है, डीएवीवी में प्रोग्राम आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं। एक्चुअली उसमें ये कोर्स के अंदर है। मैंने इंजीनियरिंग में एक टॉपिक पढ़ा था, जेआईटी, जस्ट इन टाइम, और मेरा सब्जेक्ट था एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, और उसी एंटरप्रेन्योर्स की आप बात करते हैं। सो जब हम बाइनरी में आते हैं तो बाइनरी में अगर अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा है, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाता, अनलिमिटेड मतलब अप टू जितना भी बड़ा मेरा नेटवर्क बन रहा है उसका पैसा है, तो देन यू आर गोइंग इन ऑन राइट ट्रैक। कोई कैपिंग नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर परसेंटेज में है और कोई कैपिंग नहीं। कैपिंग एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फिक्स इनकम। कई लोग वीकली देते हैं, कई लोग मंथली कर देते हैं। तो यू आर ऑन राइट ट्रैक अगर कैपिंग नहीं है तो, क्योंकि आप यहाँ पे आए तो आप अनलिमिटेड एक्सपांड करने के लिए आए ना सर, फिक्स इनकम के लिए तो आए नहीं है। फिर उसके बाद लेवल प्लान। लेवल प्लान मतलब कई बार क्या होता है कि कई कंपनीज में ना लेवल प्लान होता है कि इस लेवल के बाद इतने मिलेंगे, इस लेवल के बाद इतने मिलेंगे। तो ये आप पहले से क्लियर कर लें कि मेरा हमेशा से मानना है कि जिसने स्टार्ट किया है और जो पहले से मौजूद है, दोनों के राइट्स बराबर होने चाहिए। जिसके अंदर जितना गट्स होगा लीडरशिप का, मैनेज करने का, वो उतनी ही इनकम अचीव करेगा और अर्निंग करेगा। इसके लिए पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको
ये क्लियर होना चाहिए कि आप डिफरेंशियल में हैं, जनरेशन में है या बाइनरी में है, अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा है या नहीं है, कैपिंग है या नहीं है, फिर लेवल प्लान तो नहीं है इसमें। इन चीजों को वॉच करना है। अगर ये चीजें आप जेन्युइन वे में देखते हैं और सवाल करते हैं तो आप समझिए कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और भी सर कोई टर्म्स होते हैं कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए? हाँ, टर्म्स होते हैं बेसिकली। अगर मुझसे कोई पूछे, हाँ। पहली बार तो मुझे भी नहीं पता था सौरभ, मैं फ्रैंकली बोलूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ। ओके। कहते हैं ना कि ठोकर खा के ठाकुर बनता है। सर अभी तक की कितनी कंपनियां चेंज कर चुके हो आप? मैंने कंपनियां चेंज नहीं की है। 2 साल पहले मैंने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है। आज मेरा 17th ऑफ जैन को 3rd ईयर हो जाएगा मेरा इस पे। ओके। तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने चेंज तो नहीं किया है अभी भी स्टिल, बट कुछ ऐसे अनसेटिस्फेक्शन पॉइंट थे जिसकी वजह से मैंने फिर प्रोडक्ट में मैंने जंप किया है। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आज मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये मैं इसीलिए बता पा रहा हूँ। चेंज की आपने बात की तो मैं आपको बताता हूँ सौरभ, जो मेरी पहली बात थी उससे। आप एक घर में हैं, आपको समझ में आ रहा कि घर की दीवारें गिरने वाली हैं, बिल्कुल। तो आपने ऑनर को कहा दीवार का रिपेयर कराओ वरना मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल। फिर आपने कहा कि चोक हो गया है, आपने कहा इसका रिपेयर कराओ वरना मैं मर जाऊंगा। फिर आपने कहा बारिश होती है तो मुझे डर लगता है ये गिर नहीं जाएगा, है ना। तो ऐसे कुछ चैलेंज होते हैं सौरभ। बारिश थी मार्केट, बिल्कुल। दीवार थी लीडरशिप, चोक था टीम, बहुत सारा सराउंड था। और जब आप उसके लिए कंपनी की तरफ से डिमांड करते हैं कि दिस इज योर लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब वो चीज मैनेज नहीं होती है तो फिर चूंकि गाइडलाइन आ गई तो मैंने गाइडलाइन के हिसाब से डिसीजन लिया, और दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। और Okay. अभी मैं MYL ऑर्गेनिक्स में काम करता हूँ। आई फील वेरी प्राउड कि गवर्नमेंट ने जितने नॉर्म्स बनाए हाँ। हम सब पे खड़े उतरते हैं। और इसके पहले एमवेल के पहले कौन सी कंपनी में थे? सौरभ मुझे लगता है कि नाम लेना सही नहीं है, लेकिन मैं उसे एक्स से डिनोट करता हूँ। Okay. और बहुत अच्छा, मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा, बिल्कुल। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बट मेरे साथ क्या हुआ जो आप जानना चाह रहे हैं सौरभ, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ कि 2016 में गाइडलाइन आई, उसके पहले हमें भी नहीं पता था। आप सर 2012 में ज्वाइन किए थे ना? नहीं, 2010 में। 2010। तो 6 साल बाद गाइडलाइन आई है। 6 साल बाद। 6 साल। तो ऐसा है कि अंधेरे में सबने तीर मारा, हमने भी मारा, बिल्कुल। है ना। गंगा गए तो गंगाराम और जमुना गए तो जमुना दास। जो सबने किया हमने भी किया। बिल्कुल। 16 में गाइडलाइन आई, हमारे भी कान खड़े हुए, नहीं जी इसमें ये लिखा है। और इत्तेफाक की बात, उस दिन मैं नागपुर में था। अच्छा। और पहली गाइडलाइन जहां पे मेरे कान खड़े हुए थे वो महाराष्ट्र सरकार की थी। क्या? फिर सवाल जवाब हुआ, और 18 में लॉ बना इसका, 20 में गैजेटरी आ गई, नोटिफिकेशंस आ गए। बिल्कुल। फिर उसके बाद पूरी तरीके से कान खड़े हो गए कि यार सरकार से लड़ने से कुछ नहीं रखा है, अभी हमने एक्सपीरियंस गेन किया है, अब हम ना गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलेंगे। तो उसके बाद जो बाइनरी, जनरेशन, प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी, ट्रांसफरेबल, है ना, फील, टच, रिजल्ट एफिशिएंट, ये वर्ड मेरी जिंदगी में आए और मैंने फिर स्टार्ट किया MYL ऑर्गेनिक्स। क्या बात है। अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। प्रोडक्ट में से कौन से हेल्थ के देखिए आप? बेसिकली प्रोडक्ट्स जो इसमें हेल्थ केयर, होम केयर, लेडीज केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। हेल्थ, होम, लेडीज और पर्सनल। बेसिकली 60+ की रेंज हम मेंटेन करते हैं और टॉप टू बॉटम बॉडी को रिचार्ज करते हैं बेसिकली। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी। और सबका ही होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि सोशल मीडिया में जिस तरह से फैलता है नेगेटिविटी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं जिसको सभी जानते हैं। सर क्या होता है, लोग डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन होने से पहले लोग जिस तरह से वीडियो में बताते हैं तो उनके सीनियर कि आप ज्वाइन करिए, आप डायरेक्ट करोड़पति बन जाएंगे। तो मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई बंदा अगर ज्वाइन होता है तो क्या सही में करोड़पति बन जाता है? टोटल फेक नैरेटिव है। पहले तो मैं सोशल मीडिया का आपको बता दूं सौरभ, मैं एक मिनट बोलता हूँ, फेक नैरेटिव। कोई अगर आपसे ऐसा बोलता है तो बिल्कुल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, वो फेक बनता है। कोई भी लुभावना वादा आपको करोड़पति नहीं बना सकता। आपको अगर कोई करोड़पति बनाएगा तो वो आपका ज्ञान और आपकी मेहनत बनाएगा। और दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग इज द बिगेस्ट शॉर्टकट। बिल्कुल। आपको अकेले काम नहीं करना, टीम के साथ करना। इसके अंदर भी शॉर्टकट, तो आप समझिए कि कुछ दाल में काला है, एक्चुअली दाल ही काली है। सस्ती दाल रही है। हाँ, बहुत सस्ती हो गई फिर तो ये जो है ना कि फेक नैरेटिव, एक्चुअली ना डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग वर्ड इतना पॉपुलर और इतना स्ट्रांग है सौरभ, जो कर रहा है रियल में। मैं एक आंकड़ा देता हूं, हिंदुस्तान में कहीं मैंने पढ़ा था, मैं ऑथेंटिसिटी तो नहीं जानता, 3200 करोड़
लगभग 32,000 करोड़ ये कोई रेवेन्यू दिखा रहा था, कहीं मैंने पोस्ट पढ़ा था। और आजकल तो ऐसा है कि 1200 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, इंडिया में 3000 करोड़ तक का रियलिस्टिक आंकड़ा है किसी कंपनी का, ये उसका टर्नओवर था, ये रियलिस्टिक आंकड़ा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों ने मर्सिडीज ऑडी ली है, लोग करोड़पति बनते हैं, 18 से 25 साल में हुआ है। आप जो इंटरनेट पे फेम देख रहे हैं बिल्कुल सही है, बट इसके पीछे कोई स्कीम नहीं है, इसके पीछे है मेहनत, इसके पीछे है नॉलेज, इसके पीछे है विश्वास, और इसके पीछे समय। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप 2 से 5 साल 7 साल का समय दे सकते हैं, सीख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं और टेक्निक्स को हैंडल कर सकते हैं, तो ही आप करोड़पति बनेंगे। अदरवाइज ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल जिम जैसी बात है, फॉर्म भरने से बॉडी नहीं बना करती सौरभ। ये तो बात सही है सर। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोले कोई भी करियर में 5 से 6 साल देना बहुत जरूरी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आपने जब शुरुआतें आपने की डायरेक्ट सेलिंग की, तो आपको तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। तो आपको ऐसा मन नहीं हुआ कि मैं छोड़ देता हूँ, 5 6 साल तो हो गए या 2 साल हो गए, 1 साल में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको कभी ऐसा माइंडसेट नहीं हुआ? सौरभ बहुत अच्छा सवाल है यार, ये आपने तो दुखती नस को पकड़ लिया। सौरभ बिल्कुल सही है, लेकिन ये तब होता है जब आप उसे नहीं जानते। बिल्कुल। मैं एक्चुअली में करियर बनाने नहीं आया, मुझे किसी ने बोला था, मेरी उससे मुलाकात हुई थी, उसने बोला पैसे आते हैं, मैंने 4-5 हजार रुपए के लिए ज्वाइन कर दिया। सर आपको क्या पता है उनके कितने आते थे पैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता। नहीं पता। मैं वाह। आज भी इस सवाल पे ट्रस्ट नहीं करता। आप कैसे मोटिवेट हो गए फिर? मैं मोटिवेट नहीं था, एक्चुअली मेरी जरूरत थी सर। आदमी 3 वजह से आता है, नॉट ओनली इन डायरेक्ट सेलिंग। आदमी कपड़े भी तब खरीदता है तो उसे जरूरत होगी, बिल्कुल। या तो वो शौकीन होगा या तो बिल्कुल। जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल। जरूरत तब होती है जब फटे कपड़े होते हैं या कपड़े ही ना हो। बिल्कुल। शौक तब होता है जब शादी में जाना है, और जिम्मेदारी तब होती है जब खुद के घर में किसी की शादी करवानी है। बिल्कुल। तो एक बात समझिए सौरभ की मेरी जरूरत थी। मैं इंजीनियरिंग का बंदा था, मुझे ये पता चला था कि ना पढ़ाई के साथ साथ अगर कमाई करना चाहते हो, हाँ। खर्चा निकल जाएगा। आपको तो मैं खर्चा निकालने आया था और उसमें मुझे कोई बुराई भी नहीं लगती है। अगर मैं कॉलेज स्टडी के साथ साथ अपना खर्चा निकाल रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है, और इसमें सबसे मोटी बात यह है कि पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। 70% है सौरभ वैसे मेरा इंजीनियरिंग में, जो मैं पास आउट हुआ हूँ। और फर्स्ट सेमेस्टर आई वाज द टॉप 5 स्टूडेंट इन माय कॉलेज। तो शुरुआती दौर में ऐसा हुआ कि मैं खर्चा निकालने आया था, मेरे अंदर इतना कोई विजन नहीं था, ये मर्सिडीज ऑडी गाड़ी एक्चुअली वो शब्द ही नहीं थे उस समय। उस समय तो ऐसा था कि ये है, तो भाई बनती में बात हुई, मैं आ गया। और आपने कहा कि कभी छोड़ने का मन नहीं किया, नहीं सौरभ कभी नहीं किया। मेरा क्लियर है सौरभ हमेशा से, इसे आप स्टोरी समझिए कि अगर मैं जिस ट्रेन में चढ़ा हूं, मुझे पता है कि मुझे दिल्ली तक जाना है और ये ट्रेन जाती है, तो मैं तब तक नहीं उतरूंगा जब तक मैं दिल्ली नहीं पहुंच जाऊंगा। इसके लिए ट्रेन 12 नहीं 14 घंटे लेट हो जाए, मुझे पता है ये वहां तक जाएगी। तो मेरा डे 1 से स्ट्रॉन्ग विजन है। मैं इंजीनियरिंग करने आया, मेरा विजन क्लियर था कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, जब तक 4 साल कंप्लीट नहीं होंगे मुझे नहीं जाना। मेडिकल में विजन क्लियर होता है कि 5 साल मेडिकल करना है, 2 साल इंटर्नशिप करनी है, तो 7 साल का विजन क्लियर है। जो बीच में छोड़ेगा वो नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखवा सकता। एंकरिंग का विजन क्लियर है। जब तक आप किसी काम को सीखते नहीं हो, हर एक का टाइम पीरियड होता है। बीसीए करना है 3 साल लगेंगे, आईटीआई करना है 1 से 2 साल लगेंगे, पॉलिटेक्निक करना है 3 साल लगेंगे, नॉर्मल ग्रेजुएशन में 3 साल लगेंगे, एलएलबी करने में 3 से 4 साल लगेंगे, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 5 साल लगेंगे। तो आई एम क्लियर विद माई वर्ड्स कि मैं जिस इंडस्ट्री में 3 से 5 साल लगेंगे। तो मेरा माइंडसेट पहले से क्लियर था सौरभ। मैं इसे अपने इंजीनियरिंग से कंपेयर करता था कि 4 साल इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग के साथ पार्ट टाइम में ये करूंगा। तो मेरा ये क्लियर था, इसलिए मेरे दिमाग में कभी ये बात आई नहीं। और इसके लिए मैं 2 चीजों को बहुत जिम्मेदार मानता हूँ। एक तो सौरभ मैं प्रॉब्लम्स को इसलिए प्रॉब्लम्स नहीं मानता हूँ क्योंकि एक्चुअली जैक स्पैरो एक हॉलीवुड की पिक्चर है, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। बिल्कुल सर। उसमें कहता है प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, इट्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। समस्या तब तक समस्या नहीं है जब तक आपका नजरिया उसको समस्या ना मान ले। सर मैं बहुत बेसिक बैकग्राउंड का हूँ, डाउन टू द अर्थ ऊपर आया हूँ। मैं सब्जी भाजी भी अपने खेतों में लगाता था, घर पे छोटी सी जमीन थी, खाना पीना के लिए, होटल में काम करता था, फिर रहता था। हाँ मैं काम भी करता था पर मैं मालिक भी खुद था। कॉलेज में आया मैं तो मैं लोन से लेकर आया था। तो मेरा माइंडसेट क्लियर था, ये 2-3 चीजें जो स्टूडेंट लाइफ में आती है, पैसे की समस्या, फिर आता है खर्चा मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, नए कॉन्टेक्ट से मिलना। तो एक्चुअली मेरे अंदर ये फियर था ही नहीं। और इसके लिए एक तो मेरे घर का माहौल जिम्मेदार था, क्योंकि मैं होटल लाइन में था, और दूसरा मेरा सर्कल। मैं जिनके साथ था वो भी मेरे जैसे थे, हम उम्र। मैं किसी 50-70 साल वाले के साथ नहीं था सर। जो मेरा सीनियर था वो हम उम्र था, जिनसे मैं मुलाकात करता था, जिस ऑफिस में जाता था, वो मेरे से 4-5 साल बड़े थे। तो दिमाग में कभी ये बात आई नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा था। एक्चुअली मैंने काम को काम जैसा लिया ही नहीं।
मैं फुल डे को इस तरीके से देखता था कि कॉलेज जाना मेरे दिन का एक हिस्सा है, ऐसे ही ऑफिस जाना मेरे दिन का एक हिस्सा है, लोगों से मिलना एक हिस्सा है, और मुझे ये मजा आता था सौरभ, इसलिए मेरे दिमाग में कभी ये सब बात आई ही नहीं। सर आप जैसे डायरेक्ट सेलिंग जब आपको किसी ने बताया आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक तो है। आपने अपने फ्रेंड सर्कल में बताए होंगे हाँ। कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, नेटवर्क बिल्कुल। मार्केटिंग कर रहा हूँ करके। तो आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? बहुत खतरनाक रिएक्शन था, बहुत खतरनाक रिएक्शन। हमारी भाषा में सौरभ कुछ ने बोला हाँ, ज्यादातर लोगों ने बोला ना, जिनने बोला हाँ उनके साथ मैं काम करता गया, और मैंने कहा जिनके अंदर आगे बढ़ने का हौसला होता है एक दिन उनके पीछे लोगों के पीछे कारवा खड़ा हो। बिल्कुल। सौरभ मैं एक व्यक्ति का जिक्र करता हूँ, हाँ। अगर वो पॉडकास्ट सुनेगा तो उसे मजा आएगा। एक विकास नाम का बंदा था मेरे साथ, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, ओके। पंकज विवेक, हम लोग रूममेट्स थे। मैंने ये शुरुआती दौर की बात है, हम लोग आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम लोग फैमिली मिलती जुलती रहती है, और आज तो ऐसा है कि सब लोग मैरिड हो गए हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी लाइफ में भी हैं। मैंने जब अपने रूममेट्स को बताया था तो एक्चुअली दे आर सेइंग कि तू कर रहा ना, बात काफी है, मैं भी करूंगा। दूसरे का क्या रिएक्शन था? दूसरा था भाई पापा से पूछना पड़ेगा। अच्छा। तीसरे का रिएक्शन था मैं तेरे को कल परसों बताऊं। और जो पहले का रिएक्शन था हाँ। वो तो आ गया, दूसरा पापा वाला था वो भी आ गया, हाँ। तीसरे वाले ने सौरभ मुझे लगता है वो 2 दिन का समय इसलिए लिया था, वो अपनी क्लास में 60 लोगों पे ट्राई कर रहा था। ये अच्छा। वो डॉक्टर था जिसने बिना एमबीबीएस किए ऑपरेशन करने का डिसीजन लिया था, क्या बात। और वो चौथे दिन मुझे मिला नहीं सौरभ, ये वो तो गायब था। ये तो बात सही है सर, नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द सुन के लोग भाग जाते हैं। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द सुन के नहीं भागते, एक्चुअली वो बिना पढ़कर ऑपरेशन करने गया था, उसने मुझसे सुना। ये बिल्कुल वैसी ही बात है सौरभ की अभी अगर हम ही अपना जो पॉडकास्ट है इसको रिपीट करें, हाँ। तो शायद पहली बार में जो आपने शब्द बोला था वो आपको याद नहीं हो। बिल्कुल सर। मुझे भी याद नहीं है सौरभ। 40 मिनट कोई किसी को बता रहा है, बिल्कुल। और अगर वो 1 साल के अनुभव के साथ बता रहा है, तो आपसे जब दोबारा पूछा जाएगा तो आप 4 मिनट या 10 मिनट ही रिपीट कर पाएंगे। बिल्कुल सर। आप 40 मिनट सुनकर 10 मिनट रिपीट कर रहे हैं तो सामने वाले को एक ही मिनट समझ में आएगा, क्योंकि आप भी 10% ही समझे। अब आप मुझे बताओ सौरभ, 1% में 1 मिनट में क्या समझ में? कुछ नहीं आएगा। यही बोलता हूँ सौरभ कि बिना ड्राइविंग सीखे अगर सीधे बाजार में उतरोगे तो लोगों का मरना तय है। और यहाँ पे भी यही हुआ है जो आप पूछना चाह रहे हो सौरभ, कि बिना कोई ट्रेनिंग, बिना कोई मॉडल, अपने आप में फन्ने खा बनकर जो कूदता है उसका एक्सीडेंट होना तय है सौरभ। तो ये एक सीखने का प्रोसीजर है, और मैं ऊपर वाले की मेहरबानी मानता हूँ, मैं काफी डिवोटी हूँ, मैं मानता हूँ कि ओके। उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी, मैंने ट्रेनिंग ली, हाँ। और पार्शियली मैंने ही थोड़ा बहुत ट्राई मारा, तो मेरे से भी हुआ नहीं था। लेकिन 3-4 महीने 6 महीने जब मैंने बात करने की टेक्निक सीखी, प्रेजेंटेशन सीखा, जो बेसिक्स होते हैं बेसिकली, और बिजनेस के बेसिक्स आपको सीखने पड़े। इसमें 4 बेसिक होता है, हमारे यहाँ 13 टाइप ऑफ ट्रेनिंग मॉडल होते हैं, कुछ लोग इसको फीडबैक प्रोग्राम बोलते हैं, कुछ 4 बेसिक बोलते हैं, कुछ कंपनी बेसिक्स बोलते हैं, कुछ बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स बोलते हैं, कुछ वर्कशॉप्स बोलते हैं, ओके। जो मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। जब आप इन मॉडल्स के थ्रू जाते हैं तो बेसिकली जिस चीज की आप पढ़ाई कर कर जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अप लेवल पे हो, क्योंकि आपने स्टडी की है। बिल्कुल। और बिना तैयारी के तो मुझे लगता है सौरभ की साइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल है। ये तो बात सही है सर। बिना तैयारी के हम नेटवर्किंग क्या सोचें, बिना तैयारी के आप जिम कीजिए आपकी पसलियों में ब्रेक आ जाएगा। बिल्कुल। बिना तैयारी के आप किसी भी काम को ट्राई कीजिए, आप सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन आप तैयारी करके अगर उस काम को करेंगे तो आप सक्सेस हो या ना हो, पर फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये तो बात सही है सर। आपने जैसे बताया नेटवर्किंग में जो बिजनेस होता है, तो बिजनेस में जूम मीटिंग भी करते हैं, ठीक तो है। मैं समझा नहीं सर उसमें बिजनेस होता क्या है? एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ओके। बिजनेस बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल। बिजनेस में ना एक तरफ पोर्शन होता है कंपनी और उसके प्रोडक्ट की ट्रेडिंग, बिल्कुल। और दूसरी तरफ होता है जो ट्रेड कर रहे हैं, जो सेल्स कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट। तो एक पोर्शन कंपनी करती है और दूसरा पोर्शन लीडरशिप करता है, तो ये एक ट्रेनिंग मॉडल है। और ट्रेनिंग मॉडल ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन होता है। तो बिल्कुल। ऑनलाइन जो मॉडल होता है वो आजकल जूम से कंडक्ट होता है, जूम इज अ ऐप, तो उसमें बिल्कुल। मॉडल जो कंडक्ट होता है, तो सेल्स जनरेट करने के लिए, लोगों को डेवलप करने के लिए, एक्चुअली इसमें लाइन होती है, पीपल इन द बिजनेस, पीपल कीप द बिजनेस, पीपल बिल्ड द बिजनेस। ओके। तो पीपल इन द बिजनेस, पीपल कीप द बिजनेस, पीपल बिल्ड द बिजनेस। तो जो पीपल बिल्ड द बिजनेस है थर्ड स्टेप, लोगों को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग मॉडल होता है। और जिनके पास मॉडल नहीं है या जो उस मॉडल के हिस्सेदारी में नहीं आते हैं, हाँ। वही मार्केट में फेल है। सर मैं एक पूछना चाहूंगा
क्या सर आपने जब कंपनी स्टार्ट करी थी, आप जिस बिल्ड की बात कर रहे हैं, क्या वो 3 लोगों को जोड़ने वाला बिल्ड है? 3 लोगों को जोड़ने वाला। 3 जो अभी शायद मेम से भी चल रहे सर बहुत ज्यादा, क्योंकि एक देखा मैंने वीडियो, 3 बंदे को जोड़ो पहला चेक पाओ। क्या उसी बिल्ड की बात कर रहे हो? नहीं, ये बिल्कुल सही, चूंकि आपने मीम्स की बात छेड़ी है। हाँ और सौरभ, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना, बिल्कुल। अगर ग्लैमर जहां पे है, लोगों का खिंचाव, अट्रैक्शन अपने आप वहां की तरफ चला जाता है। मीम्स बन रही है, और मेरा ये मानना है सौरभ कि मीम्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपकी चॉइस पे निर्भर करता है। आप जिसकी बात कर रहे हैं 3 लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है, मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम में मैं भी एक्टिव हूं और मैं भी ऐसे लोगों को देखते रहता हूं। सौरभ, आप ये समझिए कि कितना खतरनाक और कितना पावरफुल वर्ड है नेटवर्किंग। बिल्कुल सर। एक व्यक्ति उसी मीम्स में अपनी ऑडी की फोटो डाल रहा है, बिल्कुल। एक व्यक्ति उसी मीम्स में पॉजिटिविटी के लिए अपने घर और होटल की फोटो डाल रहा है, और एक व्यक्ति उसी मीम्स में उसका मजाक उड़ा रहा है और अपने व्यूअर्स बढ़ा रहा है। बिल्कुल। अल्टीमेटली कमा तो वो पैसे नेटवर्किंग से ही रहा है। दिस इज बिल्कुल द सर। पावर ऑफ दिस वर्ड एंड दिस इंडस्ट्री। बिल्कुल। बाकी मीम्स की बात रही सौरभ, मेरा ये मानना है कि मीम्स तो मोदी साहब पे ही बनती है, बिल्कुल। मीम्स तो राहुल गांधी पे ही बनती है, और मीम्स सौरभ हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद आपके और मेरे पे भी बन जाए। जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। बस अभी हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग की मीम्स की बात है सौरभ, मैंने शेयर मार्केट की भी मीम्स देखी है। बिल्कुल। बहुत सौरभ, मैंने पॉडकास्ट के लिए लोगों का अपॉइंटमेंट लेना और कैंसिल होना, इसकी भी मीम्स देखी है। बिल्कुल सर। पिक्चर सुपर हिट गई और फ्लॉप हो गई, उसकी भी मीम्स देखी है। कपिल शर्मा की भी मीम्स देखी है। तो मीम्स का सिलेक्शन हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मीम्स, मुझे लगता है जो मीम्स बना रहे हैं, हाँ एक्चुअली उन्हें भी नहीं पता इंडस्ट्री क्या है, बट उन्होंने इसलिए बनाया है कि एक र्यूमर क्रिएट करके यहां से भी पैसे कमाए जा सकते। ये तो बात सही है। तो लोग उसे इस पर्पज से ना देखें कि इन्होंने ऐसा मीम्स बनाया तो ये इंडस्ट्री ऐसी होगी, वो ये समझे कि उस व्यक्ति ने पहले ही कहा है कि ये मजे के लिए बनाई जा रही है, बिल्कुल। और इससे वो अर्न कर रहा है। बिल्कुल। और मैं तो लोगों का हैरान हूं सौरभ, इतने फ्री हैं, इतने फ्री हैं कि पॉजिटिव भी देखते हैं, नेगेटिव भी देखते हैं, और जो बना रहा है उसे पता है कि ऐसे लोग बैठे हैं, ये कमेंट भी डालेंगे, मजा आएगा और पैसे कमाओ। बात तो सही है सर, ये भी तो ये memes होता ही है सर। हम्म, बहुत से लोग मजाक उड़ाते ही है, जिसको पता रहता है इंडस्ट्री के बारे में वो तो पॉजिटिविटी बातें करते हैं कमेंट में, मैंने ये देखा। जिसको नहीं पता नेगेटिविटी बातें करते रहते हैं। सौरभ, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बता दूं, मीम्स उंगली करना, हमारी भाषा में, इंजीनियरिंग की भाषा में उंगली करना। सौरभ, रामायण एक पवित्र सीरियल है, मीम्स उस पर भी बने हुए हैं। बिल्कुल। महाभारत पवित्र है, जिसको देखकर हमें धर्म शास्त्रों का ज्ञान होता है। बिल्कुल। एपिसोड्स भी बने हैं जिसके माध्यम से हमने देखा, मीम्स उस पर भी बनती है। बिल्कुल। आज ना एक मीम चल रही है, कर्ण ज्यादा जोरदार था कि अर्जुन? कर्ण ज्यादा जोरदार था। कि अर्जुन? ये मीम्स चल रही है। कर्ण के समर्थन वाले उसकी रील ज्यादा शेयर करते हैं और उस चीज को कट पेस्ट करते हैं। मैं बहुत बड़े सवाल का जवाब दे रहा हूँ सौरभ। बिल्कुल। कर्ण के उस पोर्शन को कैप्चर करते हैं, कट पेस्ट करते हैं जिसमें उसका वेटेज ज्यादा है और अर्जुन का वेटेज कम है, और अर्जुन वाले उस पैराग्राफ को, उस वीडियो को कट पेस्ट करते हैं जिसमें अर्जुन का कैरेक्टर हाई है। ओके। हमारी हिंदी पिक्चर में ना हीरो को हमेशा दमदार दिखाया जाता है, विलन को कमजोर। बिल्कुल। एक्ट्रेसेस को उसके पीछे रखा जाता है। बिल्कुल। ये र्यूमर है, ये इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि इससे अर्निंग होती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मीम्स बनाने वालों, इनकी मीम्स में अगर इतना दम होता तो कभी ये टॉपिक का सहारा नहीं लेते। ये तो बात सही है। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर ये पूछा जाए कि इस इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई थी, इनके पास जवाब नहीं। इन्होंने उस चीज को पकड़ लिया है जो कमियां थी। बिल्कुल। और मैं बोलता हूं लूप होल्स तो सरकारी नियम में भी है। ये तो बात सही है। ये जो 3 जोड़ने वाली मीम्स आ रही है, आपने अभी मुझसे कहा, एक मीम्स मैंने देखी थी जिसमें वो गाय भैंस की जगह में बैठ के बोलता हाँ करोड़पति बनने वाला है। हाँ बिल्कुल। मैंने एक मीम्स देखी थी जिसमें वो मर्सिडीज ऑडी से उतरता है और बाद में ऑटो लेके जाया करता है। वो ब्लेजर पहनता है, बाद में बिल्कुल, किराया बिल्कुल। भरने जाता है। बिल्कुल। साइकिल से आता है और बताता है मर्सिडीज ऑडी के सपने। सौरभ, मेरा ये मानना है कि ये जो मीम्स बनी है, हाँ ये मीम्स किसी के आंखों के द्वारा देखी हुई घटना पे है। पर क्या देखी हुई हर चीज सही होती है, गलत? इस मीम्स का मेरे पास यही जवाब है कि हाँ, अगर आपने देखा है तो ऐसा हुआ होगा, पर यही सच्चाई है, ये बात सही नहीं। आपको पूरी बात जानना जरूरी है कि जो आज साइकिल से गया है, आपने उसकी तो मीम्स बना दी, उसे थोड़े टाइम तक और फॉलो कीजिएगा, जब वो ऑडी लेकर आता है तो मीम्स बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है।
क्या बात जो वो बैठकर बात कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल सही है कि गाय के तबेले से शुरुआत हुई है। मेरे पास तो ऐसे एग्जाम्पल है, मैंने भी इंटरनेट पे देखा है है। कि गाय के तबेले से लोगों ने चालू किया। तो पहली मीम सही है कि शुरुआत वहीं से हुई है, लेकिन वहां से भी कोई व्यक्ति 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा कर निकला। आपको अगली मीम से बनानी चाहिए, एक पे नहीं रुकना चाहिए। नहीं सर, मैं स्टॉप करना चाहूंगा आपको। मैंने एक वीडियो देखा था, ठीक है। एक शायद 16-17 साल का बंदा था, उसने एक टारगेट किया था कि 5 साल में शायद डायरेक्ट सेलिंग की है वो। बंदे ने सोचा था कि 5 साल अगर इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो आज से 5 साल बाद में रोल्स रॉयल्स लूंगा। तो उस बंदे ने अचीव भी किया वो। तो मैं बहुत हैरान हो गया था कि मतलब डायरेक्ट सेलिंग से रोल्स रॉयल्स लेना बहुत बड़ी बात होती है। सौरभ, इस बिजनेस का पोटेंशियल इतना बड़ा है कि आज के टाइम पे, आपने रोल्स रॉयस की बात की है, बिल्कुल। आज के टाइम में मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू अगर 10 गाड़ियां उठ रही तो 6 गाड़ियां डायरेक्ट सेलिंग वालों की हैं उसमें से। इस बिजनेस का इतना पोटेंशियल है कि 18 साल से 25 साल की उम्र में बंदा 1 2 नहीं 5 5 10 10 करोड़ कमाकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। इस बिजनेस का इतना पोटेंशियल है कि सैटरडे संडे के दिन, चूंकि संडे सेमिनार्स चलते हैं, ज्यादातर लोग फ्री होते हैं, आप AC 3 टायर से फर्स्ट क्लास के बीच में जाइए, जो भी वॉल्यूम में आपको गुड मॉर्निंग कर रहा है समझ जाइएगा सेमिनार लगाने जा रहा है, वो भी बैक चल रहा है। एयरपोर्ट में घूमने वाले ग्रुप में से 10 में से 5 ग्रुप डायरेक्ट सेलिंग वालों का है। इस Okay. बिजनेस का इतना पोटेंशियल है सौरभ कि आज अगर कोई होटल बनवाता है तो उसमें हॉल बड़ा रखता है, क्योंकि उसको पता है संडे में मीटिंग वाले डायरेक्ट सेलिंग वाले आएंगे। आज मैरिज गार्डन में शादी साल में सिर्फ 3 महीने होती है, लेकिन 12 महीने अगर कोई सेमिनार लगा रहा है तो वो डायरेक्ट सेलिंग वाले लगा रहे हैं। इस बिजनेस का इतना पोटेंशियल ये है। तो बात सही है। तो बिल्कुल ये बात सही है। राजस्थान का बंदा है, मैं नाम कंपनी और उसका नाम नहीं लेना चाहता। बिल्कुल 4 साल और कुछ महीने के अंदर उसने अपनी रोल्स रॉयस लाकर खड़ी कर दी है। और मैं आपको बता दूं, गाड़ियां इसी शहर के वाराणसी में 14 4 व्हीलर की रैली तो मैंने भी निकाली थी। आज हम जिस ग्रुप में काम कर रहे हैं 112 4 व्हीलर अचीवर है हमारे साथ, 112। ओके। तो ये बिल्कुल सही है कि 4 5 साल के अंदर लोगों ने फोड़म फाड़ी मचा कर रख दिया है, और सपने पूरे होते हैं, बट आपको नॉलेज, विश्वास और मेहनत, 3 टॉपिक पे दम रखना होगा। ये तो बात सही है सर। सर डायरेक्ट सेलिंग का मैंने देखा है, पढ़ा भी है कि इंडिया की जीडीपी में शायद 3.2 ऐसा हिस्सा है, शायद मैं करेक्ट नहीं हूँ। बिल्कुल आपका, मैं इस बात को और प्रोसीड करना चाहूंगा बिल्कुल। सौरभ। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग एक करियर अपॉर्चुनिटी बनकर उभरी हुई है। बिल्कुल। अगर आप इस बात को एग्री करते हैं कि यार मीम्स बन रही है, आज जिसको देखो वो बोलता है मैंने जाना है सुना है, तो उसी मीम्स में एक और मीम्स भी है, एक और रील वायरल हो रही है कि आज 5 ऑडी उठी है, 3 मर्सिडीज उठी है, 10 XUV 700 उठी हुई है, 5 हैरियर उठी है। पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये चल रहा है। सौरभ, आज की डेट में इस इंडस्ट्री का इतना पोटेंशियल है कि अगर 10 में से 10 व्यक्ति बोल रहे हैं कि मैंने सुना है देखा है, तो 5 लोग पैसा भी कमा रहे हैं। हाँ, उनका अमाउंट छोटा बड़ा या बहुत बड़ा हो सकता है, पर वो कमा रहे हैं। तो आज एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से मैं देखूं, देखिए मैं अनऑफिशियल आंकड़ा बोलता हूं, मैं ऑफिशियल आंकड़ा नहीं बोलता। फिक्की और KPMG की रिपोर्ट तो आज से 3 4 साल पहले की बोल रही है कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है। ये 2024-25 में हो जाएगी शायद। ये सर फोटोग्राफी इंडस्ट्री से बहुत बड़ी इंडस्ट्री। हाँ, फिक्की और KPMG की रिपोर्ट थी ये, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और KPMG की रिपोर्ट थी ये। तो मैं बोलूंगा उन्होंने इसका टारगेट 2024-25 में रखा था। ये 2020-21 की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, गूगल में अवेलेबल है, लेकिन ये आंकड़ा पहले से क्रॉस है। क्योंकि ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का आंकड़ा था। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में अंतर समझिए सॉल्व। ऑर्गेनाइज वो है जो सिस्टमैटिक है, जिसको आप जानते हैं टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्म्स फॉलो कर रही है, और अनऑर्गेनाइज वो है जो बेधड़क अपने हिसाब से काम कर रही है। तो ये ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का आंकड़ा था 64,500, जो क्रॉस हो चुका है। अनऑर्गेनाइज से हमेशा डबल तिबल होती है। सर जैसे आपने अभी बताया, 2 इंडस्ट्री के बारे में बताया, एक तो ऑर्गेनाइज और दूसरी अनऑर्गेनाइज। बिल्कुल। मैं सर पूछना चाहता हूँ इसकी, इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा और डिप्ली बता सकते हो आप? हाँ सौरभ, बहुत अच्छा सवाल है, और ये नॉलेज वाला सवाल है। बिल्कुल। एक्चुअली ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज को एडमिनिस्ट्रेशन से आप समझिए। आदमी किसी भी गवर्नमेंट उपक्रम में जाता है, उसको मैं ऑर्गेनाइज डिफाइन करूंगा, और जो गवर्नमेंट नहीं होगा, जो अपने हिसाब से काम करेगा, दैट इज अनऑर्गेनाइज। ओके। जैसे एक सिस्टम बनता है कि मैं किसी ऑफिस में जाऊंगा तो पहले मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वहां प्यून मिलेगा, उसके बाद बाबू मिलेगा, फिर उससे बड़ा बाबू मिलेगा, फिर अधिकारी मिलेगा, और हर एक अधिकारी का एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो कंट्रोल करता है। तो हर एक स्टेप पे एक जिम्मेदार बैठा हुआ है। बिल्कुल। इसे मैं ऑर्गेनाइज बोलता हूँ। लेकिन काम दोनों का सेम रहता है? नहीं, दोनों के काम में डिफरेंशिएशन रहता है। अनऑर्गेनाइज वो होता है सौरभ जिसमें ये सिस्टम ही ना हो। जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के अंतर्गत वो आते हैं जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को पूरा करते हैं। नॉर्म्स क्या है?
एक फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए, हम्म। ट्रांसफरेबल होना चाहिए, फील्ड टच होना चाहिए, वर्थी होना चाहिए, ओके वैल्यू फॉर मनी हो लोगों के ओके लिए। रिटर्न पॉलिसी होती है 30 डेज की, वो भी क्लियर होना चाहिए। कंपनी का एक क्लियर प्लान होना चाहिए, रॉन्ग कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, ओके और वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइज है, सिस्टम बना हुआ है, कंपनी ये होगी, इसका ये प्रोडक्ट होगा, ये मार्केटिंग प्लान होगा, और उसे आप मोबिलाइज नहीं कर सकते, मतलब अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल जो नियम मेरे लिए होगा, हायर अथॉरिटी के लिए होगा, वही मेरे लिए होगा, और वही नियम डाउन जो पहले लेवल पे बंदा आ रहा होगा, जो फ्रेशर्स होंगे उनके लिए होगा। पर अनऑर्गेनाइज में क्या होता है सौरभ, अनऑर्गेनाइज में कोई नियम ही नहीं होता। वो प्रोडक्ट के नाम में कभी पॉलिसी बेच देंगे, हाँ कभी